हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टेफी अरोड़ा। आई होप यू ऑल आर फाइन। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी बिजनेस स्टडीज के एग्जाम की। तो गाइस, आपकी रिक्वेस्ट पे जो है मैं न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ। फाइनेंशियल मार्केट में से कई बार जो है लॉन्ग में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो मैं सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी और 3 में कवर हो जाएगा मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक कैटेगरी ऑफ जो है न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, उसी तरह का एक और करवाऊंगी क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और एक्सेप्शनल भी करवा दूंगी सो दैट अगर इनकेस वो भी आ गया तो वो भी आपको आता हो। तो आपको सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, बहुत इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, अ न्यू कंपनी एक्स लिमिटेड इज प्लानिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में वो प्लान कर रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि वो कितना डेट ले या कितना इक्विटी ले, इस चीज की वो प्लानिंग कर रहे हैं। और उसको कम से कम 30 लाख रुपए जो है वो चाहिए अपनी कंपनी के लिए। तो उनके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। या तो पूरे 30 लाख के वो इक्विटी शेयर इशू कर दे, या कुछ इक्विटी या कुछ लोन ले ले। मतलब फर्स्ट ऑप्शन है कि 3 लाख के शेयर्स इशू कर दे, 10 रुपए का एक, 30 लाख हो जाएंगे। या तो 2 लाख का इक्विटी शेयर इशू करके और रेस्ट जो है वो डिवेंचर्स इशू कर दे। 10,000 के 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो ऐसे भी 30 लाख जो है वो बन जाएंगे। दो ऑप्शंस हैं। और कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, दैट इज एबिट, कितना कंट्री जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वो 2 लाख रुपीज है और कंपनी का टैक्स रेट है 30%। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें बताना है कि कंपनी के लिए फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा कंपनी चूज करेगी और कौन सा रिजेक्ट करेगी। ये अब हम बात कर लेते हैं। तो एक मैं बात कर दूं कि कंपनी वो ऑप्शन सेलेक्ट करती है जब कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। राइट, तो हमें ये कैलकुलेट करना होता है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट आता होगा, नहीं भी आता होगा तो थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड आपका आज हो जाएगा, मैं ये श्योर हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एबिट क्या है। दोनों केसेस में 2 लाख ही है। दोनों केसेस का एबिट अर्निंग बिफोर टैक्स तो 2 लाख ही रहेगा ना। ठीक है, तो एक एक करके मैं पहले एक ऑप्शन करवाती हूँ फिर दूसरा ऑप्शन करवाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, जब कंपनी ने सारा का सारा ही इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, उस टाइम पे ऑब्वियसली कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि कोई डिबेंचर्स ही नहीं है, कोई लोन ही नहीं है। कोई लोन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं कंपनी को पे करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ पे है निल। एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आपको 2 लाख गिवन है, उसमें से माइनस करना है हमने इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट तो इस केस में है ही नहीं हमारा, तो निल। तो हमारा क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। हमें बेसिकली अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकालना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है जिसको नहीं पता, हमें सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होता है, फिर उसमें से हम इंटरेस्ट को कर देते हैं माइनस, फिर मेरे पास आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। जब अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है उसमें से भी जब मैं टैक्स माइनस कर दूंगी तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा अकाउंट्स में भी है, अकाउंटिंग रेशो का भी कंसेप्ट है। ठीक है, एबिट हमारा फर्स्ट केस में है 2 लाख, उसमें से इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने कोई लोन तो लिया नहीं है फर्स्ट केस में, तो इंटरेस्ट है हमारा निल। तो अर्निंग बिफोर टैक्स भी मेरा 2 लाख ही हो जाएगा। उसमें से अगेन मैं 30% अब माइनस करूंगी टैक्स का। सो 30% मैंने यहाँ पे कर देना है 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा, इट विल बी 60,000। 60,000 सी मैंने यहां से माइनस कर दिया। अभी मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 1,40,000। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स ही सबसे पहले निकालना है। ठीक है, हम इतना कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, मेजर मेरा एक पॉइंट आ गया, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरा 1,40,000 है और मुझे कितने यहाँ पे शेयर्स इशू करने हैं, 3 लाख। सो 1,40,000, 1.4 लाख मेरे पास अवेलेबल है और इसके बदले में मैंने कितने शेयर्स इशू करने हैं, 3 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1.4 लाख, दैट इज 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो मेरे पास एक अमाउंट आ जाएगी कि एक शेयर पे कितने पैसे या कितनी अर्निंग्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो अगर मैं जर्नल बात करूं, मैंने 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं और मेरे पास 1 लाख रुपए ही है अर्निंग्स, तो मतलब
मैं हर एक शेयर पे कितने पैसे दे सकती हूँ? अर्निंग 1 लाख को 1 लाख के साथ मैं डिवाइड कर दूंगी, मतलब जितनी मेरी अर्निंग्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो अगर वो मैं डिवाइड करूंगी मुझे पता चल जाएगा कि एक शेयर पे मैं कितने पैसे एक शेयर होल्डर को दे सकती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने ये वही निकाला है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख किया, तो एक शेयर पे कितने पैसे हम एक शेयर होल्डर को दे सकते हैं, दैट इज 0.47। तो फर्स्ट केस में मेरा अर्निंग पर शेयर आ गया, सिंपल था। अब इस सेकेंड केस में क्या है, हमने 2 लाख के हमने शेयर्स इशू किए हैं और 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं और हमने जो है 10 लाख का लोन लेना है, दैट मीन्स 10 लाख के हमने डिवेंचर इशू किए थे, राइट, जिसमें हमने 1 लाख के डिवेंचर एट द रेट 100 ईच हमने इशू किया था। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। सी, सेकेंड केस में हमने 2 लाख इक्विटी शेयर्स और 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच हमने इशू किए हैं। तो इन बेसिस पे हम सेकंड ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में भी मेरा अर्निंग जो है एबिट 2 लाख ही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स तो उतना ही रहेगा, बट इस केस में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों? मेरे 10,000 डिबेंचर्स है और 100 रुपीज का एक है, कितना हो गया, कितने का मैंने लोन या कितने के टोटल मनी के डिबेंचर्स इशू किए हैं, 10 लाख के, ठीक है। तो 10 लाख के हमने डिबेंचर यहाँ पे इशू किए हैं और 10% डिबेंचर्स है, दैट मीन्स 10% उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10 लाख का 10% कितना आ गया, 1 लाख, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो अभी मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना निकल के आ गया, 1 लाख। 2 लाख था, 2 लाख में से 1 लाख का इंटरेस्ट चला गया, अभी 1 लाख पड़ा है मेरे पास, ठीक है। टैक्स अभी भी माइनस करना है, तो 30% टैक्स पे कर देंगे, ठीक है। 1 लाख का 30% कितना हो गया, 30,000, 30,000 टैक्स पे किया, अभी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी कितनी आ गई, 70,000, मतलब 70,000 रुपए मेरा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पड़ा है जो मैंने उनको बांटना है। 70,000 पड़े हैं और 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या 2 लाख शेयर्स है, तो वहीं अब फिर ईपीएस निकालेंगे जैसे पहले निकाला था, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख करके, यहाँ पे भी 70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख करेंगे, मेरा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है, 0.35, तो 0.35 और फर्स्ट केस में कितना आ रहा है, 0.47, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे ना इवैल्यूएशन करनी है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट उन्होंने बोला था कि आप दोनों का, हमें पहले दोनों का हमने ईपीएस निकाल लिया और अभी हमें बताना है कि विच ऑप्शन विल बी सुटेबल फॉर अस, हम किसको ऑप्ट करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है। तो इस पे बात कर लेते हैं। सो क्लियरली हमें यहां से क्या पता चल रहा है, फर्स्ट केस पे मेरा ईपीएस कितना आया था, 0.47 और सेकेंड केस में कितना है, 0.35। तो जिसका ईपीएस ज्यादा है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, है ना। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इससे मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। उनको फर्स्ट केस में मेरे शेयर होल्डर को एक शेयर पे ज्यादा पैसे मिलेंगे रेदर देन ऑन द सेकेंड ऑप्शन। बट हमें इसको प्रूव भी करके आना होता है। हमें इसको प्रूव कैसे करके आना है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाना है कि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर है रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो अभी हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, सेकेंड वाले केस का निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। सॉरी, ये तो हमारा ओवरऑल ही निकलता है, इसमें केस नहीं होते, मैं भूल गई। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल मेरा एबिट कितना था, 2 लाख क्वेश्चन में गिवन है, और मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कितना पैसा बिजनेस में लगाना है, 30 लाख रुपए। तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 6.67%, इतना आ रहा है। अभी देखो इस केस में मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10% ओनली। तो यहाँ पे मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम है देन रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इस केस में ना ये होता है कि अगर हम डेट यूज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। जब भी मेरी ये रूल ही है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है डेट से, तो उस केस में हम डेट को प्रेफर करते हैं, और अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता है डेट से तो हम इक्विटी प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी एक बार देख लेते हैं। सी,
रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो इस केस में द यूज ऑफ डेट विल रिड्यूस ईपीएस। अगर हम डेट यूज करेंगे तो वो मेरा ईपीएस अर्निंग पर शेयर कम कर देगा, इसलिए हम इक्विटी को ही यहाँ पे प्रेफर करेंगे, डेट को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो बिगड़ जाएगी। तो मैंने तो शेयर होल्डर की वेल्थ ही देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते, क्योंकि मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको करवाना है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों ऑप्शंस लिए, उन दोनों ऑप्शंस का ईपीएस निकाल लिया। उस ईपीएस निकालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कंपेयर किया किसका ईपीएस ज्यादा है, मैं वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। तो ईपीएस मेरा ज्यादा था फर्स्ट वाले केस में, है ना। ईपीएस अगर मेरा फर्स्ट वाले केस में ज्यादा है तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लिया, क्योंकि मैंने तो अपने शेयर होल्डर की वेल्थ देखनी है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हमने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। तो ईपीएस था उसका ज्यादा, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अभी हम दूसरा पहलू भी समझा के आएंगे कि हमने फर्स्ट ऑप्शन इसलिए भी चूज किया क्योंकि इससे मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। वो कैसे होगी वो हम निकाल के यहाँ पे दिखा देंगे कि हमने पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला। इस केस में मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा अगर मेरा अर्निंग्स जो है वो 2 लाख की है और 30 लाख रुपए मैंने अपनी कंपनी में लगाना है, तो इस केस में मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 6.67% निकल के आ रहा है। बट अगर मैं कर्जा लूंगी बाहर से तो मेरा 10% इंटरेस्ट जा रहा है, तो मेरा यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है देन इंटरेस्ट से। तो इस केस में हम डेट प्रेफर नहीं करते, ठीक है। जब भी मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा इंटरेस्ट से तब भी डेट प्रेफर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो हमारा फर्स्ट वाला केस है भी वही कि हम इक्विटी प्रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया ना। तो इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करके आना होता है। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, अब तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, एक मेरे पास ये ऑप्शन है। सेकेंड मेरे पास ऑप्शन है कि वही 20,000 के मैं इक्विटी शेयर इशू कर दूं और 10 लाख रुपए का मैं लोन जो है ले सकती हूँ 10% इंटरेस्ट पे। तो एबिट मेरा यहाँ पे 4 लाख है और टैक्स है 50%, और मुझे पैसे कितने अपने इन्वेस्ट करने हैं 30 लाख रुपीस। तो सेम हम पहले फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक। तो एबिट तो 4 लाख ही रहेगा, इंटरेस्ट फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम डेट को चूज ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एबिट और अर्निंग बिफोर टैक्स बिल्कुल सेम है। तो मेरा 50% टैक्स रेट है, ठीक है। 4 लाख पे 50% लगाया, मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आ गया 2 लाख रुपीस, ठीक है। 2 लाख रुपीस मेरे लिए बच गए हैं मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। और मैंने 30,000 इक्विटी शेयर इशू करने हैं। सो 2 लाख को डिवाइड किया 30,000 के साथ, एक शेयर पे कितना पैसा मैं अपने शेयर होल्डर को दे सकती हूँ 6.67%। डिवाइड करके देख लेना यही आएगा। अभी सेकेंड ऑप्शन पे 10 लाख रुपए 10% इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब 1 लाख रुपए का तो इंटरेस्ट दे रहा है। सबसे पहले 1 लाख का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना आ गया 3 लाख, 50% टैक्स पे कर दिया, ठीक है। 1.5 लाख का टैक्स पे हो गया। अभी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना बच गया मेरे पास 1,50,000 रुपीज, और 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। 1.5 लाख रुपए बचा है मेरे 20,000 शेयर होल्डर्स के लिए। तो डिवाइड करके कितना आ गया यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 7.50। अभी इस केस में अगर मैं देखूं डेट देने में फायदा हो रहा है क्योंकि इससे मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं डेट चूज कर रही हूं तो मेरे शेयर होल्डर के पास 7.50 रुपीज जो है मैं अपने शेयर होल्डर को दे सकती हूँ एक शेयर पे। बट अगर मैं डेट नहीं देती तो 6.67% दूंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगी, बट हम यहाँ पे निकाल के भी दिखाएंगे कि मेरा आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा आएगा, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले यही लिखा है कि सेकंड ऑप्शन प्रेफर कर लिया, और अभी हम आरओआई भी निकाल के दिखा रहे हैं। आरओआई निकाला 4 लाख था, एबिट डिवाइडेड बाय 30 लाख की कैपिटल चाहिए, कितना परसेंट आ गया 13.3%, 33%। बट मेरा रिटर्न ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। ऑब्वियसली रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट प्रेफर किया जाएगा क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आप डेट प्रेफर करोगे, आप डेट वाला ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। और अगर आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तब आप डेट प्रेफर नहीं करोगे, आप इक्विटी प्रेफर करोगे। ये तो आप याद ही कर लो क्योंकि एमसीक्यू भी पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, कि व्हाट हैपन व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू विल प्रेफर डेट और इक्विटी।
विल प्रेफर डेट हेयर बिकॉज जो है ये हमारे लिए चीपर रेट पे डेट अवेलेबल हो जाता है हमें, और इससे मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ेगी, इसलिए मैं ये ऑप्शन चूज करूंगी। सो एक तो ये तरह के सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे यही है, यही आते हैं आपको पेपर में, ये इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर आपको 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल एक आएगा ना बिजनेस स्टडीज में, तो यही वाले आते हैं। बट फिर भी एक और तरह का भी होता है, मैं एक बार आपको वो भी करवा देती हूँ। ठीक है, एक सेकंड टाइप है, वो भी कई बार हमारे पास आ जाती है, तो ये भी एक बार फटाफट समझ लेते हैं। ये मैं बाद में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अभी आपको फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे, आपको सीरीज याद हो गई होगी। सीरीज क्या होती है हमारी, सबसे पहले एबिट, एबिट में से माइनस किया इंटरेस्ट, उसके बाद आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और फिर हम नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड करके ईपीएस निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी जो मेरा ये केस है ना, ये उल्टा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसमें हमें उल्टा चलना है सारा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज, Radha Limited is a unlevered company manufacturing textile. It has a share capital of 60 lakh at face value 100, 60 लाख की शेयर कैपिटल है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वो करना चाहते हैं। फॉर दिस कंपनी रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 40 लाख, मतलब टोटल कंपनी को अब कितना पैसा चाहिए, कंपनी की टोटल कैपिटल इंप्लॉयड कितनी आ गई, 60 लाख इक्विटी शेयर्स है, 40 लाख कंपनी का आ गया एडिशनल कैपिटल, तो 1 करोड़ की कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड हो गया 1 करोड़। अभी बस इतना याद रखो। So the finance manager of the company, Guru Prasad, has recommended to that the company can raise the funds of the same amount by issuing some debentures of 10 each। ठीक है, तो कंपनी कुछ डिबेंचर इशू करके ये अपना जो है 10% डिबेंचर्स है, सॉरी मुझे वहां पे क्लियर नहीं हो रहा था, बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच, तो ये अपने पैसे वहां से मैनेज कर ले, अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ कंपनी ने बताया है, गिवन दैट द अर्निंग पर शेयर कितना है, 4 रुपीज, आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन के बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 4 रुपए, और द टैक्स रेट है 40%। तो हमें यहाँ पे बताना है कि गुरु प्रसाद ने जो रिकमेंडेशन दी है क्या वो सही थी या गलत थी। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे आरओआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करके बताना है। अगर तो आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ऑब्वियसली गुरु प्रसाद ने सही रिकमेंडेशन दी थी, अगर नहीं है तो गलत रिकमेंडेशन दी थी। तो इस सब प्रोसेस के लिए मुझे एबिट चाहिए, राइट, क्योंकि एबिट निकलेगा तभी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगी, बट मेरे पास तो एबिट है ही नहीं, मुझे सबसे पहले एबिट निकालना है इसके लिए। ठीक है, तो एबिट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे अर्निंग पर शेयर गिवन है। ठीक है, हमारा जो है फॉर्मूला होता था ना, एबिट डिवाइडेड बाय, हम क्या करते थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो मेरा ईपीएस आ जाता था। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, पीछे करवाया मैंने अभी, ईपीएस इज इक्वल्स टू एबिट डिवाइडेड बाय, सॉरी एबिट नहीं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, जो टैक्स के बाद हमारी अर्निंग्स बच जाती हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद जो भी मेरे पास अर्निंग आती थी उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ डिवाइड करते थे, और मेरा ईपीएस आ जाता था। याद होगा, अभी ही किया जस्ट। ठीक है, बट इस केस में मुझे ईपीएस गिवन है और मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है, दो चीजें गिवन है। तो ये देखो, दो चीजें गिवन है, तो इसी से मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ गया। ठीक है, तो अगर मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ गया, अगर मुझे इंटरेस्ट पता चल जाए, राइट, इंटरेस्ट पता चल गया, मतलब पीछे बैक आना है ना हमने यहाँ पे, तो पहले मैं अभी इंटरेस्ट फाइंड आउट करूंगी, क्योंकि अगर मैंने इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया तो मैं एक स्टेप और पीछे चली जाऊंगी। तो सबसे पहले 40 लाख रुपीज मुझे एडिशनल कैपिटल चाहिए थी। ठीक है, 40 लाख और 10% डिबेंचर्स, 40 लाख का 10% कितना हो गया, 4 लाख का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो मेरे पास अभी आप फटाफट ये देख लो, सबसे पहले आता है एबिट, है ना, फिर हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आ जाता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर हम माइनस करते हैं टैक्स। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद आ जाता है मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना। तो अभी मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास इंटरेस्ट है, मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है, मैं ट्राई करती हूँ अगर लिखा जाए, अर्निंग आफ्टर टैक्स है। ठीक है, अभी मेरे पास ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है और इंटरेस्ट है। अगर मुझे टैक्स पता चल गया, मुझे ये अमाउंट पता चल गई, और इसमें अर्निंग आफ्टर टैक्स में अगर मैं टैक्स प्लस कर दूंगी, तो मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, है ना। और उसमें भी अगर मैं इंटरेस्ट प्लस कर दूंगी तो मेरे पास एबिट आ जाएगा।
ऐसे ये पीछे पीछे हमने चलना है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है, एक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब ये वाली चीज है मेरी एक्स। अगर इसमें से मैं टैक्स को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो गिवन है। देखो ये वाली स्टेटमेंट अच्छे से देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूंगी तो मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरे पास गिवन है कितना, 2,40,000। 2,40,000 ये गिवन है। और टैक्स कितना है, 40%। मतलब 40% किसका, अर्निंग बिफोर, इसका ही 40%। इसका ही 40%, अर्निंग बिफोर टैक्स का ही 40%। और उसको मैंने एक्स लिया है, मतलब 40% एक्स का। तो एक्स में से 0.40x माइनस कर दिया तो 40% ऑफ एक्स की है। ये जो अमाउंट आई है ना, ये वाली, ये ऐसी आई है, बता देती हूँ। ये कैसे आई है मेरी, 0.40x, 40% ऑफ एक्स। ये कट कर दिया, ये आ गया ना 0.40x। तो ऐसे आई है ये अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है इस वाले केस में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया अभी, 1 1 में से माइनस करना है हमने 0.40, ये पॉइंट है, ठीक है। तो कितना आ गया, 0.60, ठीक है। ये आ गया मेरा 0.60, एक्स इज इक्वल्स टू 2,40,000। सो एक्स इज इक्वल्स टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.60, 4 लाख आ गया मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अभी अर्निंग बिफोर टैक्स में मुझे क्या प्लस करना है, इंटरेस्ट। उल्टा चल रहे थे ना हम, तो टैक्स प्लस किया, टैक्स प्लस करके मेरे पास आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब भी मैंने बिफोर निकालना है, अगर नहीं समझ आ रही, बिफोर निकालना है टैक्स और इंटरेस्ट प्लस होगा, पहले टैक्स प्लस होगा फिर इंटरेस्ट प्लस होगा, ठीक है। अगर मुझे आफ्टर निकालना है तो पहले इंटरेस्ट माइनस होगा और फिर टैक्स माइनस होगा। नहीं समझ आ रहा, रट्टा मार लो, ठीक है। तो अभी मेरे पास एबिट आ गया, आरओआई निकाल लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, एबिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। एबिट आ गया मेरा 8 लाख रुपीस, और टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, 1 करोड़, 8% आ गया, है ना। तो 8% अगर मेरा यहाँ पे आ गया, तो इस केस में देखो, अभी जो गुरु प्रसाद ने हमें रिकमेंडेशन दी थी वो तो फेल होगी, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन तो अब तब अच्छी रहती जब आरओआई ज्यादा आता है इंटरेस्ट से, तभी हम डेट प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे तो आरओआई मेरा कम आया है इंटरेस्ट से, तो गुरु प्रसाद की रिकमेंडेशन जस्टिफाई नहीं हुई, उसने गलत रिकमेंडेशन दी थी। तो आपको इसी तरह के जस्ट न्यूमेरिकल्स आने हैं, बस ये प्रैक्टिस कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह का कुछ घूम फिर के ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 3 न्यूमेरिकल्स है, तीनों प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तीनों मैंने अलग अलग तरह के लिए है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो कुछ और प्रॉब्लम क्वेरी, ये भी मैंने क्वेरी पे ही सॉल्व करवाए हैं। तो अगर कोई और दिक्कत है या कुछ भी आपको एग्जाम के लिए चाहिए, आई एम हियर फॉर यू।